प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी। दोस्तों आपको बता दें, भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती थी। दोस्तों सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको बता दें, थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन नोट करते चलना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया। तो 1957 में सर्वप्रथम यह पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों आपको बता दें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है और यह 1957 में सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था और इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। दोस्तों आपको बता दें, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों आपको बता दें, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों आपको बता दें, ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है। दोस्तों आपको बता दें, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों आपको बता दें, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क हो जाएगा किबुल लामजाओ और यह मणिपुर में स्थित है।
दोस्तों आपको बता दें यह नेशनल पार्क संगाई प्रजाति की हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस नेशनल पार्क में संगाई प्रजाति की एक हिरण पाई जाती है। दोस्तों इस नेशनल पार्क में संगाई प्रजाति की हिरण पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपको बता दें सतलुज नदी भारत में शिवकिला दर्रा से प्रवेश करती है। दोस्तों सतलुज नदी भारत में शिवकिला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओंकारेश्वर बांध परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बता दें ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दोस्तों आपको बता दें कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु जल समझौता कब हुआ? दोस्तों आपको बता दें सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ और यह विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों सभी प्रश्नों को नोट करते चलें। सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक द्वारा करवाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहीं बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों आपको बता दें 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला भारतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आपको बता दें 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में 193 सदस्य हैं। दोस्तों आपको बता दें डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में 193 सदस्य देश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, 100% हर घर जल कनेक्शन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें 100% हर घर जल कनेक्शन वाला पहला भारतीय राज्य है गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पिनघाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बता दें पिनघाटी नेशनल पार्क केरल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? दोस्तों आपको बता दें सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31। इसके बाद बात कर लेते हैं विधानसभा की। दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है
और वहीं बात की जाए विधान परिषद की, तो दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं 100। दोस्तों बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस देश के सहयोग से खोला गया। दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नीदरलैंड के सहयोग से खोला गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों आपको बता दें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। दोस्तों आपको बता दें भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हुआंगहो नदी। दोस्तों हुआंगहो नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है। इसी को पीली नदी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों आपको बता दें झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा वितस्ता। दोस्तों झेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। इस नदी के बाद यह नदी बहुत ही प्रसिद्ध रही है, क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसको वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है या हाइडेस पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें सिकंदर और पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच में इसी वितस्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर विजय हुआ था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर तैयार हुई। तो आपको बता दें नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर तैयार हुई। अगला प्रश्न दिया गया है, आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई। तो आपको बता दें आयुष्मान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं राम सुतार। दोस्तों आपको बता दें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। दोस्तों आपको बता दें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 में हुई। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। यह स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। दोस्तों ये पॉइंट नोट कर लेना, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चलाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुए। तो ये दोस्तों आज की वीडियो का आखिरी सवाल है और यह प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जाता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें
और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।